दोस्तों, क्या अब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर आप नहीं लगा सकेंगे? क्या लाउड स्पीकर्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगने जा रहा है क्या? इस तरीके के सवाल इसलिए खड़े होने शुरू हुए हैं क्योंकि एक फैसला आया है। फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का। क्या कुछ वो फैसला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ये भी कि जो जज साहब ने जो तर्क दिया है वो तर्क अब किसी के गले से उतर नहीं रहा है। क्या वो तर्क दिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो संजौली मस्जिद विवाद का पूरा जो मामला है उसमें अब कहां पेंच फंसने जा रहा है, कैसे अब उस इलाके के हिंदुओं को ही एक तरीके से कुछ नफरती चिंटू धमकाना शुरू कर चुके हैं। वो खबर आपको पूरा उसका मामला समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से एक बयान आया है बाबरी मस्जिद को लेकर के। उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिसकी वजह से वो अचानक से एक बार फिर चर्चा में आ गए। पूरा मामला आपको समझाऊंगा, और इंडिगो एयरलाइन को लेकर के जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ, जिस तरीके से उसने पूरे देश को, पूरी मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया, जिस तरीके से उसने एक बार फिर से ये याद दिला दिया कि दरअसल कैसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और भारत पर कब्जा कर लेती है। क्या कुछ ऐसी ही वजहों से, क्या कुछ ऐसी ही कमीशन खोरी, क्या कुछ ऐसी ही चंदा चोरी की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है क्या? उस पर आपको सब कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये द हिंदू की हेडलाइन आप पढ़िए। इसमें बताया यह गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह कहा है, उसने एक मस्जिद की तरफ से दायर की गई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कोई भी धर्म, देयर इज नो रिलीजन मैंडेट्स प्रेयर विद वॉइस एम्पलीफायर्स। बताया गया कि कहीं भी किसी भी धर्म में यह दर्ज नहीं है कि आप अपने धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आपको लाउड स्पीकर की जरूरत पड़नी चाहिए, आपको अपनी आवाज ऊंची करनी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। कहीं भी ये नहीं लिखा, और ये कहते हुए वो याचिका खारिज कर दी गई है। देखिए, इस पूरी खबर में यही बताया, क्या बताया गया? द कोर्ट सेज व्हाइल relying on Supreme Court's judgment said that no religion mandates prayer to be offered through voice amplifying or beating drums। यह बताया गया दोस्तों। अब इस पर लोग अपनी तरीके से तर्क दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस्लाम डज नॉट मेंशंस लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर का अगर जिक्र इस्लाम में नहीं किया गया है, रिलीजन में नहीं किया गया है, तो अब लोग उस पर सवाल कर रहे हैं। जरा मुस्लिम IT सेल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने कुछ तर्क अपने हिसाब से दिए, आपकी स्क्रीन पर है। उसने बताया, फेयर बट डज हिंदुज्म मेंशन लाउड स्पीकर। क्या हिंदू धर्म में लाउड स्पीकर के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ है? क्या सिखिज्म में कहीं कुछ लाउड स्पीकर के बारे में लिखा हुआ है, या जैनिज्म, या किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म में कहीं भी लाउड स्पीकर के बारे में मेंशन किया गया है क्या? और यह सवाल किया, द लाउड स्पीकर, द मस्क्यू और द अजान दैट कम्स फ्रॉम इट। बताया गया, क्या समस्या लाउड स्पीकर है, या फिर मस्जिद समस्या है, या फिर मस्जिद से आने वाली अजान की आवाजें जो हैं वो समस्या है। ये साफ तौर पर इस तरीके के सवाल अब मिलॉर्ड से किए जा रहे हैं। सीधे सीधे इसमें आगे बताया गया, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी at least the honest about what truly bothers you, because the law should have one scale, not one for the Muslims and another for everyone else। साफ साफ बताया गया कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वह हर चीज पर फॉलो होनी चाहिए, यह बात कही गई है। इस बीच दोस्तों, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन बाबरी मस्जिद को लेकर के वहां पर उसकी आधारशिला रखी गई है। अब उसको लेकर के तमाम सारे साधु संत जो हैं बिलबिला चुके हैं, गोदी मीडिया के लोग बिलबिलाए बैठे हुए हैं, और उसमें अलग अलग एंगल से बात की जा रही। इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद, सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया? यह मॉलिटिक्स का ग्राफिक्स प्लेट है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। बताया, जो कोई भी बाबर के साथ खड़ा होगा तो बाबर जैसा ही सलूक उसके साथ होगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, यह बयान उन्होंने दिया। अब इस पर वसीम अकरम ने अपने तरीके से चीजों को एलेबोरेट करते हुए उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए।
वसीम अकरम लिखते हैं कि बाबर को दुनिया से विदा हुए 5 सदी बीत चुकी है। बाबर के रिश्तेदार इन दिनों राजस्थान में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अब रहा सलूक का सवाल तो बाहर बाबर अजेय रहा। उसके परिवार ने 3 दशक तक राज किया, भारत को अखंड भारत बनाया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया, भारत की जीडीपी को 25% तक पहुंचाया। और मजेदार बात यह है कि उसी बाबर की औलादों और तुबरतों से भारत को राजकोष में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया जमा होता है। आप अपना देखिए, गाय को राष्ट्रमाता बनाने का आंदोलन छेड़े हुए हो और इसी देश में दर्जन भर राज्यों में गाय काटने पर कोई कानून नहीं बनवा पा रहे हो। राष्ट्रमाता तो क्या बना पाओगे। एक कहावत है, शेख अपना देख, इस कहावत को चरितार्थ करते रहिए। साफ साफ उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए, कहा कि भाई जो हो रहा वो तो हो रहा, आप ये बताओ कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का जो तुम्हारा पूरा का पूरा गेम प्लान चल रहा है उसका क्या हुआ। क्योंकि अभी दर्जनों स्टेट में गाय को काटने का बाकायदा कानून बना हुआ, काट सकते हैं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है सरकारों में, ये बात कही गई। इस बीच दोस्तों, संजौली मस्जिद विवाद मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता ने सीधे तौर पर हिंदू धर्म के ही कुछ लोगों को सरेआम सोशल मीडिया पर धमकाया और उनकी पोस्ट वायरल हो रही है। यह पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संजौली में 3 से 4 दुकान मालिक जिन्होंने अपनी सारी दुकानें पैसे के लालच में विशेष समुदायों को दी हैं, वो भी सतर्क हो जाएं, फिर ना कहना चेताया नहीं हमने। यानी कि साफ साफ उनको धमकाने का, उनको थ्रेटन करने का काम किया जा रहा है। अब इस धमकी के क्या माने जाएं? क्या उनको भी एक तरीके से लिंचिंग की जाएगी? क्या उनका भी बहिष्कार किया जाएगा या उनकी भी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये समय के गर्त में है और समझने वालों की समझ पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पर एक ट्वीट है वसीम अकरम की तरफ से, देखिए क्या लिखा गया। बीजेपी हिमाचल प्रदेश को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि ये जो महिला है कल्पना शर्मा, ये बीजेपी की कार्यकर्ता बताई जा रही है। ये फसादन संजौली के उन हिंदुओं को धमकी दे रही है जिन्होंने अपनी दुकानें दूसरे समुदाय के लोगों को किराए पर दी हुई हैं। भारत की छाती पर विभाजन की लकीरें खींचने का षड्यंत्र करने वाले ऐसे गद्दारों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता? और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस इस पर सुई पटक सन्नाटा साधे हुए है। इस बीच दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो जिसमें यह दावा किया गया, यह दावा करते हुए एक तरीके से एक मस्जिद पर धावा बोला गया, या यूं कहें कि उसके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की गई कि ये जो दरअसल जो मस्जिद है इसको राजा भोज का ये एक प्राचीन मंदिर था और उसके बाद मौलवियों ने इसको जो है मस्जिद और कब्रिस्तान में बदल दिया। ये जरा छोटा सा वार्तालाप है कुछ सेकंड्स का, आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात आपको बताता हूँ। ये क्या है? ये यासीन शरीफ है, टूट गया था, उसको रिपेयर करवाना था। खिलजी साहब रिपेयर कराया कि तोड़ दिया? नहीं, रिपेयर करवाया था, तो बना दिया था, तो मसला बना हुआ है। पर कब्र के लिए सुपरुदे खाक होना जरूरी है। पक्की कब्र बनाना हराम है, पता कि नहीं? नहीं, सूफीज में पहले आया कि मोहम्मद साहब पहले आए हैं, तो ये पक्की कब्र बना दी। हाँ, तो पक्की कब्र बनाना हराम है, पता नहीं आपको? नहीं, वो अहले हदीस है ना, मैंने आपको बताया था शुरू में। मतलब अलग है वो? हाँ, वो फिरका परस्ती में आते हैं। अच्छा। हम तो सीधा जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। इसका मजार पूजा, चादर चढ़ाना, फूल लगाना, ये सब इनवैलिड हो गया। आपकी कब्र भी इधर ही बनेगी? नहीं, यानी अभी अनुमति ही नहीं है। नहीं, पर आप तो उनके वंशज हो ना, इधर ही दफन हो सकते हो आप तो। बिल्कुल, रूह तो हमारी यही आएगी, मुतमिन कहीं पे भी कर दिया जाए हमें। अब ये गौतम खट्टर नाम का व्यक्ति है जो इस मस्जिद में गया था और वही व्यक्ति ये सारा वार्तालाप कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई। देश भर में चल रहे एसआईआर के मामले में अब पहली एफआईआर किसी व्यक्ति पर दर्ज कर ली गई और पहला व्यक्ति वो मुसलमान है। रामपुर से खबर है। रामपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिस एफआईआर में यह कहा गया है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है नूरजहां और उनके बेटे आमिर खान और दानिश खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जिसमें यह कहा गया है कि उनके दोनों बेटे इंडिया छोड़ चुके हैं और सालों से वहीं बाहर रह रहे हैं, सऊदी और कुवैत और दुबई में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका नाम जो है यहां दर्ज करवा रखा। क्या कुछ है ये आज तक की हेडलाइन देखिए, जरा ब्रेकिंग देखिए और उसके बाद आगे की बात बताता हूं।
एफआईआर दर्ज भी है और रामपुर के रहने वाले मां और 2 बेटों पर एक केस दर्ज हुआ है। रामपुर के रहने वाले आमिर खान, दानिश खान और नूर जहां पर एक केस दर्ज हुआ है। बताइए जरा कि मां ने विदेश में रहने वाले अपने बेटों की जानबूझकर गलत जानकारी दी और इतना इन्हें फॉर्म में फर्जी साइन तक कर दिए। नूर जहां के दोनों ही बेटे आमिर और दानिश कई सालों से दुबई और कुवैत में रह रहे हैं। इस बीच दोस्तों आप जान रहे हैं कि इंडिगो को लेकर के किस तरीके से विवाद चल रहा है और इसी विवाद में बीते दिनों इंडिगो के सीईओ का एक बेशर्मी भरा बयान आया। उसने ना माफी मांगी ना कुछ, सीधे सीधे एक तरीके से धमकी वाले लहजे में कहा कि अभी ये स्थितियां कुछ और दिनों तक जारी रहेंगी। अब आप ये समझिए कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, किसकी शय पर हो रहा है। पहले ये छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद आपको इसके पीछे का पूरा इकोसिस्टम समझाता हूं। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. इकोसिस्टम अगर समझना है तो समझना पड़ेगा कि दरअसल खेल क्या है। खेल इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जो मोदी के करीबियों को वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया हुआ है। जो कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा देती है, उसके खिलाफ मोदी सरकार कैसे एक्शन ले ले। आप मरें तो मरें, आप परेशान हो तो परेशान हो, आपकी पिटाई की जाए, आप कूटे जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, कोई समस्या नहीं है। मोदी सरकार को चंदा चाहिए, मोदी सरकार को अपने करीबियों के लिए उसमें स्पेस चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। वार्तालाप इसी पर हो रहा था संदीप चौधरी के साथ पवन खेड़ा की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए जरा इसको। अभी बातचीत चल भी रही है, अभी बैठक चल भी रही है। सरकार संवेदनशील है या यहां पर एक कंपनी ने सरकार को झुका दिया है? संदीप भाई, इंडिगो के बोर्ड पे सितंबर महीने से मोदी जी का सबसे प्रिय अफसर अमिताभ कांत है। तो आप मुझे बताइए कि ये चल क्या रहा है। आपने कुछ कल खुलासा किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो कंपनी जो 3 कंपनियां हैं इंटरग्लोब के नाम से, उन्होंने 36 करोड़ और 20 करोड़ खुद भाटिया जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को ही दिए। लगभग सारे इन कैश बीजेपी ने किए, 90% से ऊपर। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो आत्मविश्वास इस कंपनी में आया, मालूम था कि गाइडलाइंस लागू होने का समय आ रहा है, फिर भी उन्हें भरोसा था कि ये सरकार घुटनों पर आएगी। और इस दौरान जो हम सबको सुविधा हुई, निजी तौर पे मुझे भी हुई, आप सबको, आप एयरपोर्ट्स की हालत देखेंगे तो हैरानी होती कि भारत के एयरपोर्ट्स की ये हालत हो गई। ये सब होने दिया सरकार ने। मोदी जी के प्रिय अफसर बोर्ड पे हैं, ये फिर भी चलता रहा और वही हुआ जो इंडिगो चाहता था। साफ साफ इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के तमाम सारी बातों को इसमें बेपर्दा कर दिया गया। अब यही वो आदमी है शक्तिकांत दास, माफ कीजिएगा अमिताभ कांत इस व्यक्ति का नाम है और ये इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी बताया जाता है, जिसका जिक्र दरअसल पवन खेड़ा भी अपने इसी वीडियो में कर रहे थे। इसी पूरी साठगांठ को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद सिंह ने भी अपनी तरफ से दावे किए। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से इंडिगो की मोनोपोली है, ये अपने आप में सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है और ये एक तरीके से क्रोनोलॉजी है सरकार और तमाम सारे जो बड़ी कंपनियां उनके बीच में कि तुम मुझे चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। दुनिया में कोई सभ्य देश ऐसा नहीं है जहां किसी एक एयरलाइंस के पास डोमेस्टिक बाजार का 65% या 62% या 60% से ज्यादा आप दे दें। अमेरिका में 19 प्राइवेट एयरलाइंस हैं। आवाज बढ़ाइए कान में मेरे। हाँ हेलो, जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अमेरिका में 19 एयरलाइंस हैं, यूरोप में करीब 100 से ज्यादा एयरलाइंस हैं। किसी का मार्केट शेयर 25% भी नहीं है और उनका रेवेन्यू मॉडल इनसे 10 गुना बड़ा है।
तो भारत में एक अजीब तरह की कैपिटलिस्ट मोनोपोली लाई जा रही है जो क्रोनी कैपिटल की है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अब यहाँ सिर्फ 2 कंपनियों के पास 90% आपने बिजनेस छोड़ दिया है। हाँ, यानी अब कोई मतलब ही नहीं, कोई कंपटीशन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होगी ही नहीं। और आप देखिए 3 लाख से ज्यादा आदमी स्ट्रैंडेड है डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान है। न अरे मंत्री बता कहीं तो है, दो। न डिपार्टमेंट और कहीं है, न यहाँ कोई। पर देखिए ये होता है ढिठाई, ये ढीठ बन गई है कंपनी। ये पहले जो नियम है उसकी तैयारी नहीं करेगी, नहीं, फिर कंपनी सिस्टम को सिर्फ फोर्स करेगी कि नियमों में वही पुराने नियम फिर से आ जाएं। नहीं, सिस्टम सिर्फ को अपने कंपनी आगे क्यों, साष्टांग सरकार करा कहाँ दिया। है? सिर्फ कंपनी क्यों, सरकार कहाँ है भाई? रेगुलेटर कहाँ है? देखेगा कौन अगर कंपनी ये सब करे तो? कंपनी को 65-60% मोनोपोली तक पहुंचाया किसने? पहुंची कैसे वो? इसका कोई जवाब देगा? हम हद होती जा रही है। मतलब इस तरह का कैपिटलिज्म दुनिया में कहीं नहीं भाई। बिजली क्षेत्र में आप एक कंपनी को सब दे देंगे और पता चला कि आपका ही मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में बताएगा कि 60,000 करोड़ का आपने उसमें एडजस्टमेंट कर लिया है। ऐसे लूट हो रही है खुलेआम। नहीं, पायलट वहां आप एसोसिएशन छत्तीसगढ़ वाले में कह गोली रहे चला के मार रहे हैं हैं कि उनको देरी खदान और लूटने के उड़ान लिए। रद्द करने का इस्तेमाल किया है डीजीसीए पर दबाव डालने के लिए। Yes, मतलब इन्हें और पता DGCA था झुक कि गया। ऐसा होगा, फिर हम कर देंगे। देश में त्राहिमाम मचवा झुक गया देंगे, भाई। कोहराम मचवा देंगे हम एयरपोर्ट पर, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन जनता तो पिस रही है, जनता तो कुढ़ रही है, जनता एक तरीके से परेशान हो रही है। उसी परेशानी का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कैसे इंडिगो के एक स्टाफ से जब सवाल किया गया कि जब आपको पता था कि फ्लाइट नहीं जाएगी तो आपने सुबह सुबह क्यों कंफर्मेशन किया, सुनिए जरा ये। आपका एक बात बताइए, ये कब से हो रहा है आपका? ये कब से हो रहा है? 3 दिन से हो रहा है। आज 12:32 में मैं कलकत्ता का फ्लाइट का टिकट बना, क्यों बनाया गया? ये पहले इसका जवाब दो। बताओ आप, अगर फ्लाइट नहीं जा रहा था क्यों बनाया गया? अब बताओ, इसका जवाब दो। आप जो बोल रहे हो पर 3 दिन का, मेरे को आज का टिकट क्यों बनाया गया? 12:25,000 रुपया का टिकट है। 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी, आज 10 बजे फिर मेरे को टिकट बोला थी मेरे को 10 बजे की। ठंड में आप खड़े हो गए, हम यहाँ रहेंगे रात भर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में चेताया नहीं गया था। राहुल गांधी ने इसके बारे में 1 साल पहले चेता दिया था इस पॉलिसी के बारे में कि ये जो मोनोपोली है ये ठीक नहीं है, किसी दिन बम बन करके फूटेगी, और आखिरकार वही हुआ। इसी पर डॉक्टर मोनिका सिंह क्या लिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताया कि आज से 13 महीने पहले राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में लिखा था और सरकार से 8 बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था। उनमें से जो बातें उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखी हैं वो यही कि इंडिगो एयरलाइंस के पास आज हवाई उड़ान के क्षेत्र में 65.6% की हिस्सेदारी है, यानी कि भारत में हवाई यात्रा करने वाला प्रत्येक 10 में से 6 से अधिक यात्री इंडिगो का सफर कर रहे हैं, और जिसका नतीजा आज जो है जनता भुगत रही है। दूसरी एयरलाइंस दोगुने चौगुने रेट पर हवाई यात्राएं करा रही हैं, और हमारी सरकार जो है बिना रीढ़ की नाक रगड़ रही है इंडिगो के सामने। ये तमाम सारी तस्वीरें देख के समझ में आता है कि दरअसल उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई होगी तो किस तरीके से भारत गुलाम हुआ था। क्या ऐसी ही सरकारों के माइंडसेट की वजह से, क्या इसी लालच की वजह से हुआ होगा, क्या इसी भ्रष्टाचार, क्या इसी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की वजह से हुआ होगा? इस तरीके के तमाम सारे सवाल भी सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उठाए जा रहे हैं। एक और इसका एंगल है, दावा किया जा रहा है कि अडानी को मामला सौंपने के चक्कर में फिर से एक बार देश की जनता को लाइन में लगवा दिया गया। ये जरा वीडियो देखिए। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और प्राइम एयरो ने भारत के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट पायलट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FSTC में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। पायलट की कमी और तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें रद्द की गई। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।